हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के लिए, उसके हमारे जो अभी फर्स्ट वाला चल रहा है पॉलिटी का सब्जेक्ट चल रहा है। पॉलिटी हम ले रहे हैं यूनिट जो 5 में है हमारा। ठीक है, यूनिट 5 को सबसे पहले तो उसकी ये जो थर्ड क्लास है वो मौलिक अधिकार के ऊपर है। ठीक है, थर्ड नहीं फोर्थ है। ठीक है, और मौलिक अधिकार की ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, हम ये लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर मटेरियल यहाँ से लक्ष्मीकांत से लिया गया है, और हम कुछ पीआई के क्वेश्चन लिए गए और कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट के मटेरियल भी है, उस सबको कंबाइन करके हमने एक अच्छे से क्लास डेवलप की है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि हम मौलिक अधिकार पढ़ते क्यों है। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ते, मौलिक अधिकार संविधान निर्माताओं ने पढ़ते क्यों है, वो उसके पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जाता है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में दिए क्यों। ठीक है, क्या जरूरत थी। मौलिक अधिकार नहीं देते तो भी काम चल जाता, चल सकता था क्या, आप सोचिए। और मौलिक अधिकार आए कैसे, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, हमारे संविधान में कैसे इंट्रोड्यूस हुए हैं, उससे पहले कहाँ मौलिक अधिकार थे, स्टार्ट कहाँ से हुई मौलिक अधिकारों की। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकार आए कहाँ से। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और लास्ट तक बने रहिए। हम पीआई के कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, तो पीआई के क्वेश्चन भी आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, पॉलिटिकल लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका की निरंकुशता विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमा निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये लाइन क्या, कि कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, संसद, ये सॉरी, जो विधायिका विधानसभा के जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, वो सब इसके कार्यपालिका में आते हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, जो हम लोग चुन के भेजते हैं। ठीक है, विधायिका विधायिका के मनमाने कानून, मतलब संसद मनमाने कानून नहीं बना सकती, मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बना सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। तो इनके ऊपर मौलिक अधिकार वो सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, ये जस्टिसएबल है। आपको अगर मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ हो रही है, मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, ठीक है, 226 के तहत आप हाई कोर्ट, जिसमें हमारी पिटीशन जिससे मिल लिखा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट मतलब जैसे आप कोई भी केस होता है तो आप जाते अपील के थ्रू, मीन्स आप लोअर कोर्ट में देखते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये अपील के थ्रू जाते हैं। लेकिन आपका मौलिक अधिकार अगर हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, इसमें जो मौलिक अधिकार आपको अगर कोई हनन हुआ है, आप उसके तहत जा रहे हो, तो उसमें ये रहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ रीट जारी करती है। ठीक है, आप रीट दायर करते हो तो रीट जारी करती है। उसमें रीट होती है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टियारी, सरसरी इसको बोलते हैं, को वारंटो, जैसी रीट जारी कर सकती है। ठीक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक रीट को आर्टिकल 32 में, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का विकास। ये मौलिक अधिकार मैंने जैसे बोला था, मौलिक अधिकार आए कैसे, मौलिक अधिकार कहाँ से डेवलप हुए। ठीक है, कुछ न कुछ तो स्टार्ट आया होगा, स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो उसी के तहत जैसे सबसे पहले मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो 1215 में ये क्या होता है, किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो
इंग्लैंड के राजा थे और ब्रोन्स वहाँ के जो कुछ व्यापारी लोग थे, उनके बीच एग्रीमेंट होता है और कुछ चीजें डिसाइड होती कि अब ये चीजें राजा उनके खिलाफ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट होता है। तो उसी के तहत एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, उसी के तहत फंडामेंटल राइट्स फिर आता है, ठीक है। सम राइट्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ लिबर्टी, ठीक है। यहाँ से लिबर्टी का सिद्धांत आता है, उदारवाद का, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लैंड के बाद होता है बिल ऑफ राइट्स, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेरिका लिबरेट होता है, आजाद होता है, तो उसके बाद बिल ऑफ राइट्स अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया में कैसा आता है, जेनेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स 1928, जो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का की बात हुई थी और वहीं से स्टार्ट होता है और हमारी संविधान सभा बनती है तो वो भी उसके ऊपर विचार करती है और फंडामेंटल राइट्स लेकर आती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स नीड टू बी गारंटीड इन सच ए मैनर दैट दे कैन नॉट बी विथड्रॉन इन एनी सिचुएशन, ये मोतीलाल नेहरू कमेटी बोलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है मौलिक अधिकार, ठीक है? हम देखते हैं इसको थोड़ा सा संविधान के भाग 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में दिया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण दिया है, ठीक है। संविधान निर्माता अमेरिका संविधान से प्रभावित रहे, ठीक है, जो मैंने पहले भी बोला कि अमेरिका से लिया गया है, उससे प्रभावित होकर लिया है। संविधान के भाग 3 को, जो मैंने पहले भी बोला, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा, भारत की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो मैग्ना कार्टा 1215 में जो सबसे पहले बना, ठीक है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल्य अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल्य अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त है, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका क्यों ना, ठीक है, ये क्लियर कट पॉइंट है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है, ठीक है। ये विधानमंडल के कानून क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको विधायिका को कानून बनाने का हक मिला मतलब कुछ भी कानून बना सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर निरंकुश लगाती है, उसके ऊपर एक सीमा निर्धारित करती है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, ठीक है। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की, ठीक है। कानून की सरकार बने, व्यक्तियों की नहीं, कोई भी व्यक्ति हो लेकिन उसको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, ठीक है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। जैसे कि ये लाइन लिखी है, ये अधिकार असीमित नहीं है बल्कि इन पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बिल्कुल भी राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता या गवर्नमेंट प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये नहीं है। कुछ प्रतिबंध लगा सकती है जैसे इमरजेंसीज में, ठीक है, लेकिन कुछ जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर इमरजेंसी में भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते, जैसे हम आगे देखेंगे आर्टिकल 21 वगैरह, ठीक है। ये जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट जा सकते हो आपके अगर वायलेट हुए तो, लेकिन डीपीएसपी जो आपका पार्ट 4 है जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, उसके लिए आप वो जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रक्षक और गारंटर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। नोट सेक्रेसेंट और परमानेंट, ये पवित्र नहीं है, स्थायी नहीं है, संसद इनमें संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, जैसे मैंने बोला इमरजेंसी में सस्पेंड किया जाए। रिस्ट्रिक्टेड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ प्रोसेस जैसे कि मार्शल लॉ के तहत इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। फ्यू आर ओनली एन अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फ्यू सम टू फॉरेनर्स ऑल्सो, ठीक है। कुछ अधिकार है जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है और कुछ अधिकार है जो ओनली इंडियन को है, मुझे मतलब सारे अधिकार इंडियन को तो सारे अधिकार है, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ अधिकार फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, जैसे आर्टिकल 16 वगैरह है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है। ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32। ठीक है, ये आर्टिकल 30 था। ठीक है, इसमें दिया होगा। ठीक है, अब इसको जो 44वें संविधान संशोधन था, ठीक है, उससे इसको हटा दिया गया। जो मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। इसमें बहुत सारे इशू आ रहे थे, जैसे जो भूमि अधिकार जो कानून लेकर आए थे, ठीक है, उसमें उसको लेकर काफी चीजें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो उसको लेके कानून आए थे। ठीक है, तो इसको भाग 12 में आर्टिकल 31A करके लीगल कानून बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मूल अधिकार से हटा के उसको लीगल अधिकार बना दिया, आर्टिकल 300A 300A। अभी देखते हैं अपन आर्टिकल, अभी आज 12 और 13 देखेंगे, उसके बाद अब समानता का अधिकार लेके आएंगे, और ऐसे करके एक एक वीडियो में सारे अधिकारों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 में स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, स्टेट क्या है उसको डिफिनेशन दिया है। ठीक है, यह परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाते हैं। ठीक है, पहले राज्य की शक्तियों पर मनमानी रोक तो लगाते हैं, मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राज्य क्या है ये तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। इसलिए आर्टिकल 12 दिया है कि राज्य क्या है वो पहले परिभाषित, तो राज्य में कौन कौन आते हैं। ठीक है, तभी देखते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, केंद्र सरकार एवं संसद, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्य की विधानसभाएं और राज्य सरकार। ठीक है, ऑल लोकल सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटीज, स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायत है और नगर निगम है। ठीक है, अदर अथॉरिटीज स्टेचुरी एंड नॉन स्टेचुरी अथॉरिटीज जैसे आयोग वगैरह। ठीक है, अन्य निकाय जैसे PSUs हो गया, LIC हो गई। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां SBI जैसे PSUs में आती है, NTPC है, ONGC है, IOCL है। ठीक है, और भी बहुत सारी जो निकाय है, उनको भी स्टेट की परिभाषा दी गई है। ऐसा नहीं कि बोले कि कोई मान लो कोई PSU बोले कि हमको आरक्षण नहीं देना है रिक्रूटमेंट में। ठीक है, ये हमें मौलिक अधिकार लागू नहीं करना है। ठीक है, तो वहां ऐसा नहीं होगा, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, LIC नहीं बोल सकती कि हम आरक्षण से रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, उनको आरक्षण का रोटा है वो लगाना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। जैसे ही राज्य की परिभाषा में जो आ रहा है उनको मौलिक अधिकार का सिद्धांत देना पड़ेगा। ठीक है, अन्य वर्किंग बॉडी एस इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के रूप में कोई भी बॉडी काम कर रही है वो, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट राज्य की परिभाषा के मापदंड कुछ और थोड़ा एक्सपेंड करती है, एलोबरेट करती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पूर्ण पूंजी सरकारी हो। ठीक है, पूरी पूंजी सरकारी लगी हो, कैपिटल पूरी फुल कैपिटल सरकार की लगी हो, सरकारी वित्तीय सहायता, उसको सरकारी वित्तीय सहायता मिलती हो, सरकारी नियंत्रण, ठीक है, उस पर सरकारी नियंत्रण हो, सार्वजनिक कार्य, ठीक है, सार्वजनिक कार्य करती हो, सार्वजनिक महत्व के कार्य करती हो कोई भी एजेंसी, कोई भी एकेडमी, सरकारी एकाधिकार, उसमें अगर सरकार ने एकाधिकार दिया है कि आप ही ये काम करोगे तो भी वहां लागू होगा। ठीक है, इन सभी कारणों को देख के न्यायालय डिसाइड करती है कि राज्य की परिभाषा के अंदर आते कि नहीं आते। BCCI आर्टिकल 12 के तहत राज्य नहीं माना जाता, लेकिन इसमें रीट जारी कर सकता है। आर्टिकल 2 हाई कोर्ट के थ्रू रीट के दायरे में आता है। ठीक है, हाँ, न्यायालय अपने कार्य के दौरान जिस न्यायिक कार्य करता है, यह कोई भी सुनाता केसेस के जो जजमेंट सुनाता है, जो न्यायिक कार्य होते हैं, जो कोर्ट्स के जो कार्य है, वो उस टाइम पे वो उसमें नहीं आएगा, क्या बोलना चाहिए, राज्य की परिभाषा में। लेकिन अगर वो कार्य कर रहा है प्रशासनिक कार्य उसमें, ठीक है, तो वो राज्य की परिभाषा के अंदर आता आएगा। ठीक है, उसमें प्रशासनिक कार्य भी तो होती है सुप्रीम कोर्ट में, कि जजेस की नियुक्तियां तो शायद नहीं आएगी, नियुक्तियां भी आएगी जैसे, और बाकी केसेस की सुनवाई और वहां के स्टाफ सब कुछ है। ठीक है,
अब आर्टिकल 13 पे जाते हैं। मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, मौलिक अधिकार को अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी कोई भी विधिया वायलेट हो जाएगी जो मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से असंगत है या अल्पीकरण मतलब मैच नहीं करता। ठीक है, मूल सिद्धांत है मौलिक अधिकार घोषित करता है कि कोई भी कानून जो भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से असंगत, इनकंसिस्टेंट या उन्हें कम एब्रिज करता है तो उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक अधिकारों को उल्लंघन करता है। ठीक है, क्लियर कट पॉइंट। न्यायिक समीक्षा का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, जो हमेशा जुडिशियल रिव्यू होता है, कोई भी केसेस जाते हैं, जैसे कि कहीं अभी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अभी जो कानून आए थे एनजेपीसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एक्ट, उसमें भी अपॉइंटमेंट कमीशन, सॉरी, उसमें भी जुडिशियल रिव्यू और उसको नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, तो असंवैधानिक घोषित कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। कानून की व्यापक परिभाषा, कानून का तो केवल संसद या राज्य विधेयक के द्वारा बनाए गए कानून सीमित नहीं, इसमें मुख्यतः भी शामिल किया कि अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी किया राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कोई आदेश है, ये बाइलो, रूल, नोटिफिकेशन, भारत क्षेत्र में कानून का बल रखने वाली कोई भी प्रथा, कस्टम या रीति रिवाज भी कानून के दायरे में आएगी। ठीक है, मौलिक अधिकार ये तो ठीक है। संविधान संशोधन और अनुच्छेद 13। ठीक है, इंदिरा गांधी जी कानून लेकर आई थी कि जो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होगा तो वो आर्टिकल 13 में माना नहीं जाएगा। ठीक है, कानून नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको नल एंड वाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आर्टिकल 360 के तहत जो भी संशोधन होता है वो भी आर्टिकल 13 के तहत माना जाएगा और उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, केशवानंद भारती केस में इसने सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का जो दिया, ठीक है, और बदल दिया उसमें। महत्वपूर्ण सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स। ठीक है, अच्छा धन का सिद्धांत। ठीक है, जो संविधान से पहले जो भी कानून है अगर वो मौलिक अधिकार से असंगत है तो वो अल्पीकरण ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा, इंग्लैंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, अभी जो भी कानून बनते हैं, आजादी के बाद जो भी कानून बने हैं और बनते हैं वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर फंडामेंटल राइट्स को अवॉइड कर रहे हैं तो। ठीक है, पीवाईक्यू है, देखते हैं हम निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। 1 मिनट सोचिए आप, अपन पहले भी इसको देख के आए हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू में से मैंने क्वेश्चन लिया है, कौन से साल का है वो मैं लिख नहीं पाया, लेकिन पीवाईक्यू से ही लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हैं और आने के चांसेस है और आते भी है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो 44 के द्वारा, ठीक है, 44 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया इसमें? भाग 12 में आर्टिकल 300 है, पार्ट 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर, ठीक है, नॉट जस्टिसिएबल, आर गिवन ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कैन बी सस्पेंडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ऑल नहीं, कुछ सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हो, तो ये जस्टिसिएबल है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किस निकाय को दी गई है? ठीक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे तब तो ये तो जुडिशरी है, ये क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव से, तो वो तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, तो उनको तो नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को दिए। ठीक है, निम्न में से किसने मौलिक अधिकार के बारे में यह कथन कहा था? एक, मौलिक अधिकार को किसी विशेष क्षण के किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जिसे आप इस संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का कथन है। इस टाइप के कथन कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैं एक कथन लेकर आया हूँ, आप और भी कथन है और पढ़ लेना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, थैंक यू। हम कल लेकर आएंगे समानता का अधिकार। ठीक है, आपको क्लास कैसी लग रही है आप बताइए। ठीक है, और कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप बताइए, इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, कल और मिलेंगे।